जय हिंद स्टूडेंट, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह और आज हम बात करेंगे आपके एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट सेकंड के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दूं अगर इसका मैं। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स प्रैक्टिस सेट सेकंड के बारे में। ठीक है, अगेन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 25 रहने वाले हैं। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस सेट 1 आपको यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल गया होगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा, प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा, वो आपके इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें जा करके उस प्रैक्टिस सेट को देखना और चेक करना कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है अभी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 नंबर हैं। तो जितना आपका स्कोर होता है आप क्या करोगे भाई, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को मेंशन जरूर करें। ठीक है, ताकि मेरे को ये पता लगता रहे कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 13+ तक का जो स्कोर होता है वो बेटर है यहाँ पे एयरफोर्स के लिए, और इससे ज़्यादा करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 कह रहा है द फिनोमिनन ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई इज। फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, सेकेंड वन इज रिफ्लेक्शन, थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन एंड द फोर्थ वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जो आकाश होता है, जो आसमान होता है, वो नीला दिखाई देता है आपको। ठीक है, इनमें से कौन सा फिनोमिना ऐसा है जिसकी वजह से ब्लू कलर ऑफ स्काई आपको अपीयर होता है। ठीक है, एक्चुअल में ब्लू कलर नहीं होता, पर जो हमको दिखाई देता है वो क्या होता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके पास अपना टाइम है, क्या ऑप्शन आ सकते हैं, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, देखते हैं। एक चीज होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वो होती है वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड रेलिग, उन्होंने दिया था क्या, रेलिग मेथड, किसके लिए, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताता था। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के पावर 4 के बराबर होती है। इतना तो पता लग गया होगा कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है जो विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है, वहां पर आपके एक जो स्पेक्ट्रम बनता है, कलर का पैटर्न बनता है, वो बनता है विबग्योर से। ठीक है, विबग्योर। आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपका क्या होता है, यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज। याद रखना, रेड कलर दूर से दिखाई देता है ना, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो और जिस चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होती है। सर कैसे? तो आपने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, ये फार्मूला दिमाग में लेकर के चलना। तो सर इससे क्या पता लगा, देखो रेड जो कलर होता है ना, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, जब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होती है। इसलिए हमारी आँख जो होती है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेड कलर की स्कैटरिंग क्या हो जाती है आपकी, सबसे ज़्यादा हो जाती है ना, सॉरी यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। इस वजह से आइज इसको पिक नहीं कर पाता। तो ओवरऑल वो विजिबल को सबसे ज़्यादा पिक करना चाहिए, बट विजिबल हमको ना लग करके वो कैसा लगता है, ब्लू कलर लगता है। तो आंसर क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का आपका जो आपकी आसमान होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। कारण है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस फार्मूले से उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके अलावा भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका
सनराइज और सनसेट से पहले जो आसमान होता है वो आपको हल्का हल्का सा रेडिश कलर का दिखाई देता है, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर हम प्योरली फॉर्म में बात करें तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, पर उसमें थोड़ा बहुत स्कैटरिंग का भी रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज वेवलेंथ आर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक क्या होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं, और आपसे पूछ रखा है कि इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा है, 12th क्लास में आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपने एक वेव का पैटर्न पढ़ा था, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है। आप पढ़ते हैं कि रेडियो वेव्स जो होती है ना, इनकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻1 मीटर तक होती है, ठीक है, जबकि गामा रेज की क्या होती है 10⁻13 तक जाती है। क्लियर, मीटर में है ये। आपको पता लग गया होगा कि टॉप टू बॉटम जाते हो तो वेवलेंथ घटती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। तो आपसे पूछा है जो एक्सरेज होती हैं इनका जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, तो याद रखेंगे ये होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, और आपको पता है कि 10⁻⁻10 मीटर को आप क्या बोल देते हो, 1 एंगस्ट्रॉन भी बोल देते हो, ठीक है। और इसी में एक रीजन आता है विजिबल, वी मतलब विजिबल, अभी हमने पढ़ा भी है विबग्योर, ठीक है। विबग्योर का भी एक पर्टिकुलर क्या होता है, विबग्योर का भी एक पर्टिकुलर रीजन होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ठीक है। इस रीजन में आप देख पाते हो, विजिबल रीजन मतलब देखने वाला एरिया, जिस वेवलेंथ की रेंज में आप खुद देख सकते हो चीज़ों को, वो होता है विजिबल रीजन। और विबग्योर के लिए ये कितना होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। 750 नैनोमीटर किसका है, आपका रेड का, और 400 नैनोमीटर जहाँ स्टार्टिंग होती है वो क्या इसका होता है, आपका विजिबल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g फॉर ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R इज द रेडियस। आपको ये बताना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये कैपिटल जी आपने कहाँ पढ़ा था, तो आपने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ा था, F = G m1 m2 बाय में r स्क्वायर, ठीक है। दो मासेस हैं m1 और m2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने r, तो इनके बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F = G m1 m2 बाय में r स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई ये स्मॉल जी क्या होता है। जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं अर्थ है और अर्थ का मास कैपिटल M है, और अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या है, आपका स्मॉल m है, ठीक है। तो अर्थ क्या करती है, उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, mg बोलते हो। ये भी एक तरह का फोर्स है जो बॉडी पे लग रहा है, और ये भी एक तरह का फोर्स है जो बॉडी पे, दो बॉडीज के बीच में लग रहा है। ओवरऑल दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, ठीक है। और किसने अप्लाई करा है, अर्थ ने अप्लाई करा है, तो दोनों को बराबर रख लो, स्मॉल mg। अगर ये बॉडी अर्थ पे है और इसके सरफेस पे मान लेते हैं किसी डिस्टेंस r पे रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा G m स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय में r स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल g की वैल्यू आ गई कितनी, कैपिटल Gm बाय में r स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर।
स्मॉल जी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आपसे पूछ ले कि कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों की याद होनी चाहिए 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रेसिंग कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक रेसिंग कार थी जो कि एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और स्टार्ट कहाँ से हुई, रेस्ट से। थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड, और कितना समय लिया उसको यहाँ तक पहुँचने में, 25 सेकेंड लगे। ठीक है, तो इनिशियली आपकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 0। थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस दौरान आपको टाइम कितना लगा, t = 25 सेकेंड। ठीक है, आगे कह रहा है एज्यूमिंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया ना, मतलब यहां से जो एक्सेलरेशन आया वो भी आगे काम करेगा, वही थ्रू आउट द डिस्टेंस कवर्ड इट इन दिस विल बी। इस दौरान जो 25 सेकेंड के दौरान वो कार चली और एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, उस दौरान आपको ये बताना है कि कार का जो डिस्टेंस कवरिंग था वो कितना था। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/t हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से v कितना है, 50 है, ये कितना है, 50 - 0 / 25 ओवरऑल आपका जो एक्सेलरेशन आ गया वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो आपका एक्सेलरेशन। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आपकी इच्छा है s = ut + ½ से निकालो, या v² - u² = 2as से निकालो। ठीक है, हम यूज़ कर लेते हैं s = ut + ½ s = ut + ½ इसके पीछे रीज़न था क्योंकि आपका u 0 है, ये टर्म ही हट गई, तो 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना दे रखा है 25, तो 25 सेकेंड का स्क्वायर कर दिया। आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर लेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी बोल दो। ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये सारे के सारे 2 माइक्रोकूलम की, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है और ये भी 2 माइक्रोकूलम है। ठीक, सीरीज में ये दोनों कैपेसिटेंस किस में हो गए, सीरीज में, और ये भी दोनों किस में हो गई, सीरीज में। सीरीज में कैपेसिटेंस किस में जाते हैं, डिवाइड के अंदर रेजिस्टेंस ऐड हो जाती हैं। तो 2 और 2 को सोल्व करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 1 ये आएगा और 1 ये आएगा, 1 और 1 किस में हो जाएंगे आपस में, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होती है, ऐड होती है। तो ओवरऑल आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 माइक्रोकूलम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेवी, एसएसआर और जो AA के लिए एग्जाम होता है 2020 में हुआ था जो एग्जाम, वहां में ये क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज। कह रहा है अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। दोनों के दोनों एक्सेलरेट करवाए गए किसके द्वारा, सेम पोटेंशियल में। द रेशियो देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड इज। ठीक है, उनके द्वारा जो एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ थी वो क्या थी। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फार्मूला पढ़ा है, लैम्डा = h/mv। ठीक है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये तो वेलोसिटी है। तो आप लोगों ने इसी फार्मूले को ऐसा भी पढ़ा h/p, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में भी आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है 2m में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल के बीच में आपने एक रिलेशन पढ़ा है QV। क्लियर। तो अब देखो, यहाँ से आप बोल सकते हो वेवलेंथ = h/√2m QV। h क्या है, कांस्टेंट है, भूल जाओ इसको, 2 को भूल जाओ, कांस्टेंट है।
ठीक है, सेम पोटेंशियल है तो v को भूल गए, तो मैं ये बोल सकता हूँ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा पार्टिकल टू द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, यही पूछा आपसे इन दोनों का रेशियो, तो आप यहाँ से यूँ बोल सकते हो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू में चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय में मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इनके बारे में पता है अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल के बारे में, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसके दौरान किसी भी एलिमेंट के डिसइंटीग्रेशन के दौरान कुछ पार्टिकल्स इमिट होते हैं, उन्हीं में से वो कौन होते हैं, एक होता है अल्फा पार्टिकल, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका नेचर पॉजिटिव होता है, उसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के दुगना होता है और मास प्रोटॉन के मास के 4 गुना होता है। ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के दौरान आप क्या लिखोगे कि भाई इसका मास 4 गुना है मास ऑफ प्रोटॉन के, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल के दौरान आप क्या लिखोगे, इसका चार्ज ट्वाइस है किसके, अल्फा पार्टिकल के। तो यहाँ पर तो आ जाएगा ना, सॉरी ये ट्वाइस है अल्फा पार्टिकल का चार्ज किससे, प्रोटॉन के चार्ज से। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज कितना ई, एम पी से एम पी कट गया, ई से ई कट गया, आपके पास आ गया √8/1। √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2, तो आंसर आया 2√2/1। सॉरी हल्का सा एरर आया है। देखो ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में ले गए, ये प्रोटॉन होना था और ये भी प्रोटॉन और ये अल्फा होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि इसको उल्टा कर दो, 1/2√2 आना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रेसिप्रोकल में था वो, हम उसको डायरेक्टली मिलेगा। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मिनिमम एट, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जो मिनिमम होती है वो कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन में, नॉट एनीवेयर, कहीं पे भी मिनिमम नहीं होती, या फिर नन ऑफ दिस। जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। आपको जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो होती है x इजिकल टू साइन ले लो, चाहे तो आप कोस लेना, अपनी आपकी इच्छा है। ये आपकी वेव की इक्वेशन हो गई। सिंपल पेंडुलम आप लोगों को पता ही है। ये इस तरह से ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये वापस आएगा और मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या करता रहता है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट होता रहता है। ठीक है, तो ये तो आ गई आपकी डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इसकी। अब आप क्या कर दो, यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो। डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको देता है वेलोसिटी। ठीक है, तो dx/dt, dx/dt करोगे, देखो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस, तो cos ωt+φ, ओमेगा आगे आ जाएगा, ओमेगा ए, ये आ गई वेलोसिटी आपके पास। और आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ तो आप लोगों को डाउट में छोड़ दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो मैं चाहता नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 12mv²। वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो, ω²a² cos² ωt+φ, यही बचेगा। ठीक है, अब मेरे को एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट चाहिए, इस कोस को हटाना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है sin² + cos² कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई 1/2 m ω² a² 1 - sin² ωt+φ। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, x ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 m ω² a² 1 - x²। ये लिखा जा सकता है ना, सॉरी यहाँ पे तो a भी है ना, तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इस स्टेप को रोको एक बार, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे a आ जाएगा। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का ओवरऑल फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 m ω² a² माइनस में x²। अब सुनिए, ठीक है, a तो एम्पलीट्यूड है, x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट होती है मीन पोजीशन से। जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाता है तो उसकी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो a के बराबर हो जाती है। जब x की जगह a पुट करोगे तब आपका क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा।
ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जैसे ये पेंडुलम है, इस तरह से पकड़ो इसको, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, यहाँ पे रुकेगा, जब यहाँ पे रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। अदरवाइज आप ये बोल सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्लियर। मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे। क्यों, मीन पोजीशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर। आई थिंक इससे आपको पूरा एक तो पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी से आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन रिजल्टेंट। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है आपका, बी है। ये दोनों का सम और डिफरेंस इक्वल है इन रिजल्टेंट, ठीक है, इन रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे। देन द एंगल बिटवीन देम विल बी, इन दोनों का सम कर दो, ए प्लस बी, दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिले, यहां पर आंख बंद करके आप टिक लगा देना, एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री। सर कैसे, तो भाई ये रिजल्टेंट है दो वेक्टर ए प्लस बी का, दो वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो वेक्टर माइनस में, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, ये बन गया। अच्छा ये कहीं पढ़ा है कहीं, ab cos थीटा, a डॉट b, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ab cos थीटा, तो ये आ गया a डॉट b इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, कब, जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो आंसर क्या आता है, 90 डिग्री आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया, फिर से एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए 9th क्वेश्चन है, फिर से डिस्प्लेसमेंट का और सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस। आपको इक्वेशन दे रखी है, ये x इजिकल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। कह रहा है स्पीड विल बी मैक्सिमम। स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी, अभी बताया था मेन पोजीशन पे होती है। ठीक है, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और मेन पोजीशन पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, 0। आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, जब मेन पोजीशन पे होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, और उस टाइम पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो रख दिया सर हमने, यानी कि इसको ही 0 के बराबर रख दो। ये तो कंडीशन बोल रही है, अब देखो आगे आपको निकालना क्या है। कह रहा है इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम एट टाइम। वो टाइम बताओ जब आपकी स्पीड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो भाई ए तो इधर ही चला गया, और आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा बेटर आएगा, क्योंकि cos 0 कहाँ होता है, cos 90 पे होता है, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 पे होता है, cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। cos से cos आप उड़ा सकते हो यहाँ से, ये पाई बाय 2 है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ तक क्लियर। ये पाई बाय 4 जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास 4। ठीक है, ऊपर बना 2 पाई माइनस पाई, तो ओवरऑल आपके पास आंसर आया पाई बाय 4। आपको तो टाइम चाहिए, ये है ओमेगा टी, तो टी कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 ओमेगा। ठीक है, आपका टाइम कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 ओमेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है,
सिंपल सा बेसिक यूज करवाता है आपका, ठीक है, जो बेसिक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया आपको। यस, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, बच्चा गलती करने के मैक्सिमम चांस लेकर के चलता है। एम्पियर सर्किटल लॉ किसके इक्विवेलेंट होता है? याद करो, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, वहां पे दो चीजें पढ़ी थी, एक कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, एक गॉस थ्योरम पढ़ी थी। सिमिलरली आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब पढ़ा था, तब आप लोगों ने बायट-सफर्ट लॉ पढ़ा था और एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था। देखो, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है, वैसे ही अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ जाए, तो आप वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा पाते। जो डेरिवेशंस बनते हैं बहुत लॉन्ग बन जाते हैं, आप हर तरफ इजीली उसको अप्लाइड नहीं कर पाते। दैट्स वाई आप यूज़ करते हो वहाँ पे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम इज सिमिलर टू कूलम्ब्स लॉ। सिमिलरली जहां पर बायट-सफर्ट लॉ इजीली नहीं लग पाता, जैसे आप लोगों ने सोलेनोइड पढ़ा है, ठीक है, सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके एंड्स पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 होती है, ठीक है। बट हमको सिलेबस जब पढ़ाते हैं तो हमको ये नहीं बताते कि वो आती कहाँ से, बस कह देते हैं याद कर लो। वो अगर आप उसमें प्योरली फॉर्म में बायट-सफर्ट लॉ लगाते हैं ना, तो आप निकाल सकते हैं कि म्यू नॉट एन आई बाई 2 क्यों होती है सोलेनोइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहां आप गॉस थ्योरम लगाते हो वहां आप कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा पाते, इसलिए गॉस थ्योरम लगाते हो। सिमिलरली जो डेरिवेशन होते हैं जहां पे आप बायट-सफर्ट लॉ नहीं लगा पाते, वहां पर आप यूज करते हो क्या, आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ इज जस्ट सिमिलर टू बायट-सफर्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है ए ब्लॉक इज लाइंग static on the floor, the maximum value of static frictional force on the block is 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को आप बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। पर ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, बट हमने इसको बता दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि 10 न्यूटन दिया हुआ है। कह रहा है इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, ठीक है। सुनिए, आपके पास फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश करती है, तो ये बॉडी इस बॉडी के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को आप कहते हो फ्रिक्शन। 3 तरह का होता है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। काइनेटिक को कई जगहों पे डायनेमिक भी पढ़ते हो आप लोग। तो जैसे ये एक एम मास है और एक सरफेस पे रखा है ये, तो इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन बनता है। अब आपने जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया अपनी तरफ से बाहर की तरफ, तो ये बॉडी क्या करती है, इनर्शिया की वजह से एक रेजिस्टेंस डालती है पीछे की तरफ, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्रिक्शन। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हो, फ्रिक्शन मेजर रोल में आ जाता है। आपने क्या करा हुआ है, 8 न्यूटन का आगे की तरफ फोर्स लगा रहे, पर बॉडी चलेगी कब, 10 न्यूटन पे। बॉडी चलेगी कब, 10 न्यूटन पे, मतलब 8 न्यूटन को कोई बैलेंस तो कर रहा है। तो 8 न्यूटन को जो पीछे की ओर बैलेंस कर रहा है ना, वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है उस वक्त का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आता है, 8 न्यूटन। 10 न्यूटन से ज्यादा करने के बाद, फोर्स अप्लाइड 10 न्यूटन से ज्यादा करने के बाद बॉडी चलेगी आपके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं एक 60 वॉट बल्ब ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई, द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब इज। ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, पर वहां पे कल मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट बोला था, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट तो है नहीं, ठीक, तो वो वाला क्वेश्चन तो बना ही नहीं है। यहाँ पे तो ये सिंपल सा है कि भाई आपका करंट कितना फ्लो होगा, आपको पावर दे रखी है 60 वॉट की और आपको वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट की, ठीक है। पावर, वोल्टेज और करंट में फॉर्मूला होता है P = VI, कोई दिमाग लगाना ही नहीं था। कई बार क्वेश्चन बहुत आसान आ जाते हैं हमारी पहुंच से बिल्कुल ही दूर वाले, ठीक है। तो करंट इक्वल टू कितना आ गया, 60/220, 10 से 10 कट गया, 3/11 एम्पियर। 3/11 एम्पियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इफेक्ट आएगा
इफेक्ट इफ इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल, आपकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी है तो आपकी कट ऑफ पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ग्रेटर देन हाफ हो जाएगी और ग्रेटर देन डबल हो जाएगी। आपकी जब फ्रीक्वेंसी को डबल करा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं हम। आप लोगों ने पढ़ा है आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन से टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन होता है, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई एच न्यू नॉट जो कि आपका वर्क फंक्शन है और ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी को अलग रखूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहां पर ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में वर्क फंक्शन। आपकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, डबल कर दी। ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर डायरेक्ट डबल होता ना, ठीक है, तो मैं लिख देता उसको, बट यहाँ पे ग्रेटर देन हाफ और ग्रेटर देन डबल बोल रखा है आपने। ठीक, यहाँ पर आपसे उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डबल हो गई है। अब ये चीज़ जब डबल होगी तो ये चीज़ भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ पे, वैसे तो आंसर क्या लिखेंगे हम, डबल ही लिख देंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई ये चीज डबल हुई है तो इसमें से कुछ तो सब्ट्रैक्ट होकर के ही आ रहा है। ठीक है, कुछ तो सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, तो थोड़ा सा स्लाइटली कम होगा किससे, डबल से। अदरवाइज आप क्या टिक कर सकते हो, ए, पर ऑप्शन नहीं है तो हमने किसको टिक कर लिया, ए को ही टिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छा यूनिट वाला क्वेश्चन है, कह रहा है द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। सभी को पता है जो करंट होता है उसकी यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, बट ये सर ये करंट डेंसिटी क्या होता है, पहली बात ये आपका कंडक्टर है, जब मैंने इसके अक्रॉस बैटरी लगाई मतलब सप्लाई करी इसको एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। क्या सभी के सभी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्रिएट होता है, आंसर होता है नो। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट क्रिएट होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में परपेंडिकुलरली पास आउट करते हैं। ठीक है, और करंट पासिंग आउट पर यूनिट एरिया, ये और ये एरिया क्या है जिसमें से करंट परपेंडिकुलरली पास आउट हो रहा है, उसी को बोलते हैं आप करंट डेंसिटी। ठीक है, कैपिटल जे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, करंट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और याद रखना करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड है। जो पीएन जंक्शन होता है ना उसको आप कैसे यूज करते हो, एज अ रेक्टिफायर। कैसे यूज करते हो, रेक्टिफायर। सर व्हाट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ठीक है, फोन में घरों में बैटरी के चार्जर्स होते हैं, वो चार्जर एक तरह किससे कैसा काम करता है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और आपको बता दूं, ये आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक क्या होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको घर पे पढ़ना है, किस में ज़्यादा हीट लॉस होता है, किस में कम हीट लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ गैस आर, जो यहाँ पे ट्रांसफर है, कैपिटल टी है। जो साउंड वेव्स जो होती हैं जो आप गैस में प्रोड्यूस करते हो वो कौन सी होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होती हैं, या फिर नन ऑफ दी। ट्रांसवर्स वेव्स जो क्रस्ट ट्रफ में चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में चलती हैं। ठीक है, इस वक्त इस रूम में जहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम, वहाँ पर हवा तो है ही, और मैं बोल रहा हूँ तो साउंड वेव क्रिएट हो रही हैं। और ये कैसे चल रही हैं, जो एयर के पार्टिकल जो हैं उनमें बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है इस तरह से।
ठीक है, आगे पीछे का, और वो एनर्जी आगे ट्रांसफर करते करते पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। कौन सी वेव हैं भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है दो कन्वेक्स लेंसेज हैं आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, इक्वलेंट लेंसेज आर, देखो आप सिंपल से ऐसे भी कर सकते हो, पावर क्या होती हैं? ऐड होती हैं, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। और पावर और फोकल लेंथ में आप लोगों को रिलेशन बता हुआ है, एफ सेंटीमीटर में ये रिलेशन होता है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो दोनों कन्वेक्स हैं, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो दोनों की पावर भी पॉजिटिव। और पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलाओगे तो बनेगा भी क्या? पॉजिटिव। तो आने वाला लेंस भी क्या होगा? कन्वेक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है ईएमएफ इज रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड टू, ईएमएफ मतलब होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। आप देखिए सेल जो होता है, आप लोगों ने सेल देखा है, ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। और आप मार्केट से जब खरीदने जाओगे इस पर कुछ लिखा होता है इस तरह से 5 वोल्ट। जब तक आप इसको सर्किट में नहीं लगाते, जो इसकी वोल्टेज होती है एक्चुअल में वही कहलाती है क्या? ईएमएफ। जब इसको आप ओपन सर्किट से क्लोज सर्किट में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे जो वोल्टेज आती है वो 5 वोल्ट से कम होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हो उसको आप? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा और बता दूं मैं इसके बारे में, सेल की खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है स्मॉल आर, ठीक है। और ये बना पूरा का पूरा सेल, और ये बना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है? EMF इज इक्वल टू V प्लस कैपिटल I इंटू स्मॉल r, ठीक है। ओवरऑल हम अपने क्वेश्चन पे चले तो आंसर क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एयरफोर्स 2019 पे क्वेश्चन था इस पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन ए सप्लाई ऑफ 400 कैलोरीज ऑफ हीट टू अ सिस्टम द वर्क डन विल बी, 4 कैलोरी हीट सप्लाई करिए, वर्क डन भी आपका जूल इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, पर 400 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लेना। 1 कैलोरी में, ये क्वेश्चन है नेवी 2020 का, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ऑप्शन में था 4.2, ठीक है। अदरवाइज देखो तो एग्जैक्ट देखो तो 4.186 जूल होते हैं। मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपके पास आंसर आता है 1672 जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ, न्यूटन सेकंड लॉ से आप क्या चीज मेजर करते हो? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है अगर आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो बॉडी की मोमेंटम चेंज होती है। मतलब सिंपल सी बात है, वो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। आपको डेरिवेटिव बता दें थोड़ा सा, तो इस तरह से लिख सकते हो F इज इक्वल टू dp बाई dt, या फिर F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ mv, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। कहता है रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है कब? आइडियल गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, जो आइडियल गैस होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसके बीच में, इसके पार्टिकल के बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होता इसके पार्टिकल्स के बीच में। दूसरी चीज, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। आइडियल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू कंटेनर के, ठीक है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैसे नेग्लिजिबल होगा? जब वो चीज़ बहुत दूर दूर होंगे पार्टिकल्स, ठीक है, और उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, तब भी पार्टिकल्स को क्या होना चाहिए? दूर दूर होना चाहिए। अगर प्रेशर ज़्यादा कर दूंगा तो पार्टिकल पास
पास पास आ जाएंगे और क्या होगा वहाँ पे वॉल्यूम भी उसका मेजरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, सबको इकट्ठा कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। इसलिए सबसे पहली बात तो एक आइडियल गैस रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहती है तो लो तो प्रेशर होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। और टेम्परेचर हाई क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो बॉन्ड बनेगा नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसमें? सर्कुलर पाथ में, जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये पार्टिकल था एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था जिसकी रेडियस कितनी थी? स्मॉल आर। अच्छा आगे क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द हाफ ऑफ द सर्कल विल बी। यहाँ से चलना चालू हुआ था, उसका हाफ सर्कल कहीं यहाँ पे होगा, मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ पे आ चुका है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में छोटी छोटी डिस्टेंस आर ये और आर ये, तो कितना चला? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी आफ्टर हाफ सर्कल इज इक्वल टू 2r। क्वेश्चन नंबर 23 एक अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, 0 पे आंसर आ जाता है अगर ऑप्शन नंबर 0 होता तो। सुनिए, देखो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए सेकंड नीडल ऑफ अ वॉच विल बी। पहली बात, जो सेकंड की सुई होती है ना वो कितने टाइम बाद अपने आप को रिपीट करती है? वो करती है 60 सेकंड के बाद। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है 2π/t। एक चक्कर काटा है ना तो 2π/t। टाइम कितना लगा? 60 सेकंड। 2/2 से कट गया 60, तो आंसर आया π/30। क्या आंसर आया? π/30। ठीक, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी सेकंड नीडल ऑफ ए वॉच की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हीट इज नॉट बीइंग एग्जॉस्टेड इन अ बॉडी। हीट क्या हुई? नहीं हुई, बाहर नहीं निकाली गई। ठीक है, इफ द इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पहली बात ये समझो, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सम होती है किसका? काइनेटिक और पोटेंशियल का। अब जो आइडियल गैस होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही 0 होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। आपकी इंटरनल जो एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई होगी। और काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होती है? जब टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। क्या आंसर आएगा? इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो भाई जब आपकी हीट को छेड़ा नहीं गया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर भी गलत करके आते हैं। कह रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है, ये 50 मीटर ऊपर गया कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम पोजीशन। अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो भाई आपका आंसर गलत ही आएगा। कह रहा है एक बॉडी को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, कितनी हाइट तक गया? 50 मीटर तक गया। ठीक है, ऊपर जाने में इसको समय कितना लगा? 10 सेकंड। बोले नीचे आने में समय कितना लगेगा? जब तक कुछ ना बोले तब तक आप क्या मान के चलना? एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो एयर के बारे में बात ही नहीं करी। एयर रेजिस्टेंस 0, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चंस। आपका काम है कि आपको जितना भी आपका स्कोर आता है इस प्रैक्टिस सेट में वो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ आप लोग जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं करा वो प्रैक्टिस सेट 1 जरूर करना और उसमें भी अपने स्कोर को देखना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और जिन बच्चों ने वो नहीं करा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए।